हेलो एवरीवन दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी का आज हम लोग एक पेपर और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2012 का पुराना ऑफलाइन का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग आराम से। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एक एक देखते। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्शन दी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर। मतलब वैल्यूज और एटीट्यूड ऑफ लर्नर को असेस करने के लिए कौन सा इफेक्टिव टूल है, हमें बताना है। तो देखो, यूनिट टेस्ट है ना, कुछ काम की नहीं है, इससे कुछ पता नहीं चलेगा हमें। समेटिव टेस्ट ये भी सिर्फ आपको मार्क्स बता देंगे, इससे कोई एटीट्यूड या वैल्यूज समझ में नहीं आएंगी। एनेक्डोटल जो रहता है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी का होता है, इसलिए इससे हमको पूरा क्लियर कट पिक्चर समझ में आनी नहीं है। पोर्टफोलियो राइट आंसर है। पोर्टफोलियो से क्या रहेगा, पोर्टफोलियो बच्चे का ओवरऑल जनरल एक्टिविटी है उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें देता है, और वो भी एक लंबे पीरियड की, एनुअल, साल भर की। एनुअल मतलब एक पूरा साल का हमें पूरा एक उसका लेखा जोखा मिलता है, जिससे हमको बच्चों का जो एटीट्यूड है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आई है वो सारी चीज़ें समझ में आ सकती है। पोर्टफोलियो क्या रहता है, बच्चे की साल भर की जो एनुअल उसका ईयर है, साल है, पूरा साल का जो छोटी मोटी सारी एक्टिविटी का लेखा जोखा हमें मिलता है उसमें। तो इससे हमको उसका एटीट्यूड और वैल्यूज और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए राइट आंसर रहेगा उसका नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इंगेज हर लर्नर इन अ फन एक्टिविटी बिफोर बिगिनिंग अ न्यू लेसन, द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू। टीचर क्या कर रहा है कि बच्चों को फन एक्टिविटी में इंगेज कर रहा है लेसन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो उसका क्या पर्पस है, वो क्यों कर रहा है ऐसा। तो उसका पहला है द डाइवर्ट अटेंशन ऑफ लर्नर। ऐसा नहीं है उसका अटेंशन डाइवर्जन नहीं करना है हमें, उसे और एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट करना है हमारे लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में। तो ये वाला आंसर नहीं आएगा। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टीचर, ऐसा कुछ काम नहीं है। अगर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी ले रहा है जिसमें बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो इससे कोई वर्क लोड उसका रिड्यूस होता है, और वैसा भी ये नेगेटिव है। मोटिवेट और एनर्जाइज द लर्नर्स, अगर आप लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों को मोटिवेट करें और एनर्जाइज कर दे, तो बच्चे पूरा पार्टिसिपेट करते हैं आपकी लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे वो फुलफिल होते हैं। तो राइट आंसर उसका ये रहेगा, लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए उनको मोटिवेशन और एनर्जाइज करना उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिल्स इज। मतलब आप ओरली बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे बहुत सारी, तो उसका मेन पर्पज क्या है, क्यों आप ओरल ड्रिलिंग प्रैक्टिस कराते बच्चों को लैंग्वेज में। टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी, क्या आप उनकी प्रोनाउंसिएशन और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पहला ऑप्शन। टू इनहैंस स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्नर, उसकी स्पीकिंग स्किल प्रैक्टिस कराने से इम्प्रूव होंगी, ऐसा नहीं है, सॉरी ड्रिलिंग कराने से, रटाने से कोई उसकी स्पीकिंग स्किल इनहांस होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्रूव द रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ लर्नर, वो कितना रट लेता, कितना रिटेन कर पाएगा, ये इंप्रूव कराना है, बिल्कुल नहीं। असेस द कॉम्प्रहेंशन स्किल ऑफ लर्नर, देखो यहाँ पर ओरली ड्रिंग, ओरली का मतलब है उसे बोलना है, ओरली बोलना है, तो उससे कॉम्प्रहेंशन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो पहले ही कट गया। तो राइट आंसर है पहला, टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता बराबर, या फिर बहुत बड़े बड़े अल्फाज होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर हो नहीं पाता उनसे, तो वो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सिखाने के लिए ओरली ड्रिलिंग और प्रैक्टिसिंग कराई जाती है, ताकि बच्चे कुछ अल्फाजों का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। द बेस्ट वे टू सेंसिटाइज यंग लर्नर टू रिदम एंड इंटोनेशन इज। बच्चों को, हम लोग को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको सेंसिटाइज करना है, मतलब प्रॉपर वो उसका रिदम होना चाहिए और इंटोनेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब आवाज़ें प्रॉपर, अल्टीमेटली प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है इसका। तो कौन सा अच्छा तरीका है, कौन सा बेस्ट तरीका है ताकि बच्चे सेंसिटाइज हो टूवर्ड प्रॉपर रिदम और प्रॉपर इंटोनेशन, मतलब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और उनका प्रॉपर चढ़ उतार वो प्रॉपर कर सके, इसके लिए कौन सा बेहतर तरीका है। तो पहला है
बाय मेकिंग लर्नर लिसन टू नर्सरी राइम्स एंड रिसाइट देम इफेक्टिवली। बच्चों को क्या करना है, हमको जो नर्सरी के जो राइम्स वगैरह होते हैं वो उन्हें सुनाना है और उसके बाद में उन्हें फिर से वो रिसाइट करने लगाना है। मतलब पहले बच्चे नर्सरी की जो राइमिंग्स है वो क्या करेंगे, सुनेंगे और बाद में खुद रिसाइट करेंगे खुद से ही अच्छी तरीके से। तो हाँ, तो ये प्रॉपर है। दूसरा ऑप्शन है मेकिंग लर्नर कॉपी आउट सिंपल पोएम इन द नीट हैंड राइटिंग। देखो यहाँ पे हैंड राइटिंग, तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का या जो राइमिंग है उनका या इंटोनेशन का, मतलब अल्टीमेटली सही से प्रोनाउंसिएशन की बात की जा रही है और ये राइटिंग की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। बाय एक्सप्लेनिंग द रूल्स ऑफ फोनेटिक्स इन सिंपल वर्ड। देखो कितना भी एक्सप्लेन करेंगे, जब तक बच्चे प्रॉपर उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे नहीं, रिसाइट नहीं करेंगे, तो प्रॉपर आने वाला नहीं है। नेक्स्ट, बाय रीडिंग आउट अ पोएम इन डिफरेंट मीटर एक्सप्लेनेशन। ये भी नहीं है, राइट आंसर आपका यही है। आपको प्रॉपर उन्हें सुनाना पड़ेगा नर्सरी राइम्स और उनको वैसा ही प्रोनाउंसिएशन करवाना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे क्या करेंगे, उसको प्रॉपर सही से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे और उन्हें उनका इंटोनेशन वगैरह भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट। बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए वो उसका रीजन पूछ रहा है यहाँ पर। पहला है चिल्ड्रन डू नॉट फॉर्म अ परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप। ऐसा कुछ नहीं है कि वो परमानेंट, उन्हें तो परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर्म होना चाहिए उसका, क्योंकि स्कूल में फ्रेंडशिप नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी, तो इसलिए ये अपने आप में गलत है। टीचर इंश्योर इक्वलिटी प्रिवेल इन द हर क्लासरूम। तो सिटिंग अरेंजमेंट से इक्वलिटी को टीचर को प्रिवेल करना है, ऐसा कहना है इसका। थर्ड नंबर का, चिल्ड्रन हैव द फ्रीडम टू मूव देयर सीट वेर एवर दे वांट। तो मतलब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को मूवमेंट करा सकते हैं जिससे उन्हें ठीक लग रहा है वैसा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर का है मेनी ग्रुप पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड इजीली। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों की इस तरह करानी है ताकि जो भी एक्टिविटी कराने वाले हैं, आप में जो भी ग्रुप वर्क कराने वाले हैं, तो वो प्रॉपर कंडक्ट हो, किसी को प्रॉब्लम ना आए, सबको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट करानी होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर। तो जो लैंग्वेज टीचर होता है वो इफेक्टिव कब रहेगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला, आई विल यूज द टेक्स्ट बुक एज वेल एज द ऑर्डर मटेरियल एज अ रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। तो वो अच्छा टीचर तब रहेगा, तब वो क्या करेगा, टेक्स्ट बुक के अलावा भी अदर मटेरियल भी यूज करेगा एज अ रिसोर्स, तब वो अच्छा रहेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, विल प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर यूजिंग ओनली द क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। वो टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चन, सिर्फ टेक्स्ट बुक में दिए क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेगा तो वो एक इफेक्टिव टीचर रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको तो खुद से भी बनाने हैं और कई तरीके से बना सकता है, तो पूरी छूट होनी चाहिए अच्छे टीचर को, ना कि एक पर्टिकुलर दायरे में उसे हमें बंद करना है। विल रिलाई इंटायरली ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। देखो वो टीचर पूरी तरह टेक्स्ट बुक पे रिलाई हो गया, वो कभी अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता। उसको तरह तरह के रिसोर्सेस और तरह तरह के जो प्रोसेस, मतलब जो भी इनरिच करा सकता है बच्चों को, वो कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक के भरोसे रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है बच्चों का, इसलिए ये भी गलत हो गया। विल मेक चिल्ड्रन लर्न ऑल द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो जो इफेक्टिव टीचर रहेगा वो क्या करेगा, यही करेगा, वो टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल तो करेगा, साथ साथ और भी रिसोर्सेस खुद से तैयार करेगा, या फिर जो इजीली अवेलेबल है उनको क्या करेगा, फीच करने की कोशिश करेगा, उसको ही हम लोग इफेक्टिव टीचर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर इज प्राइमरीली मीन फॉर इम्प्रूवमेंट देयर। मतलब क्लास में जो हम स्टोरीज, छोटे बच्चों को जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज बोलते हैं, तो उसका हम प्राइमरीली मतलब क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, क्या बेहतर चीजें हम करना चाहते हैं स्टोरी बच्चों को बोलकर। तो स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। तो अगर आप बच्चों को स्टोरी बोलने लगा लें तो ऑब्वियसली रीडिंग स्किल इंप्रूव करना है हमें उसकी, तो बच्चे की स्पीकिंग स्किल प्रॉपर होगी अगर वो स्टोरी सही से बोल पाएंगे तो। सिंपल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अगर आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज का नॉलेज रहा तो उसे क्या बोलेंगे, या फिर रहा तो क्या होगा? तो कंफ्यूज द लर्नर व्हाइल लर्निंग द न्यू लैंग्वेज। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज का नॉलेज है तो वो आपको सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली, वो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेगा। इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। यस, अगर आपको पहले से कुछ लैंग्वेजेस पता है तो वो आपको नवी लैंग्वेज को, न्यू लैंग्वेज सीखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा और प्रॉपर रहेगा ना। कॉजेज टू इंटरफ्रेंस इन द लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। इंटरफ्रेंस मतलब दिक्कत देना है ना, इंटरफ्रेंस करना मतलब प्रॉब्लम देना। अगर आप कोई नवी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो आपको पुरानी वाली लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा वो सपोर्ट करेंगी उसे, वो उसे और आसान बनाएंगी दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, बिकम बर्डन टू, बर्डन नहीं होता, टीचर पे भी बर्डन नहीं होता, मतलब क्या रहेगा, हेल्प करेंगे। वेरी हेल्पफुल टू टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस और न्यू लैंग्वेज। तो आपका आंसर ये वाला। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन शुड बी अडॉप्टेड बाय द ऑल स्कूल्स बिकॉज। देखो सीसीई को क्यों अडॉप्ट किया गया है सारे स्कूल्स ने, वो बताया उसमें। पहला है ट्रेडिशनली पेन पेपर टेस्ट डू नॉट असेस एंड इनहांस द ऑल एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर। बराबर है। देखो सीसीई ना कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में क्या होता है कि बच्चों को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली इवोल्यूएट करते हैं, मतलब हर पहलू उसका, उसकी लाइफ का हर वो पहलू, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल बेस पर हो या फिर फिजिकल हो, तो इन सारे पहलू को असेस करने के लिए उतने सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराता, या फिर वो प्रोस्पेक्ट दिखाता कि आप बच्चों को ओवरऑल असेस करो, उसके सारे पहलू को असेस करो। इससे पहले क्या होता था, पेपर पेंसिल टेस्ट से सिर्फ बच्चों की कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ें देखी जाती थी कि उन्हें कितनी चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें पता है, बट उसकी इमोशनल, सोशल और फिजिकल सारी चीज़ें छोड़ दी जाती थी। तो इसलिए अभी सीसी ना एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसमें बच्चों का ओवरऑल इवोल्यूशन किया जाता था। तो अभी उसके अंदर की जो एट्रीब्यूट्स है, जो खास चीज़ें हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ है, वो सारों को असेस किया जाता है इसमें, और ये उसके लिए रास्ता देता सीसी। तो ये आंसर बराबर है। इट इज़ फ्री द लर्नर फ्रॉम द स्टडी एंड हार्ड वर्क। ऐसा कुछ नहीं है, सीसी बच्चों को फ्री कर देता है स्टडी से और हार्डवर्क से, ऐसा कुछ भी नहीं। सीसी तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद में इट अफोर्ड्स टीचर्स अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट लर्नर फ्रीक्वेंटली। गलत। इट इज लेटेस्ट डेवलपमेंट। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, काफ़ी पुराना चल रहा है। अभी तो सीसी को जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें ऑफिशियली उसमें डिक्लेयर किया गया है, मतलब बाज़ाब्ता लॉ में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इससे पहले कई समितिज, कमिटीज और बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स की एक्सपर्ट की रिपोर्ट है उसमें बार बार कहा गया है कि सारे स्कूल में सीसी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, बिकॉज ये एक इफेक्टिव तरीका है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन, करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट। तो करिकुलम क्या है, वो क्या नहीं जाहिर करता, मतलब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी चीज वो इंक्लूड नहीं करता, वो स्टेट नहीं करता या बताता नहीं, ऐसा पूछ रहा है। तो आपको गलत वाली चीज आपको पहचानना है जो करिकुलम में नहीं होती है, उसके अलावा चीज बतानी है। पहला, द करिकुलम मीन्स द इवोल्यूटिंग वेदर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव और नॉट। तो आपको करिकुलम में देखो, करिकुलम में असेसमेंट भी आता, असेसमेंट, और असेसमेंट में कौन सा आएगा, सीसीई आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट भी आएगा, क्योंकि वो इसका हिस्सा है करिकुलम का। सिर्फ करिकुलम में पढ़ाना या पढ़ना इतना ही नहीं होता है, उसमें सारी करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें असेसमेंट भी होता है। तो आपको ये भी ऑप्शन बराबर है। द कंटेंट मटेरियल इटीसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच विल बी नेसेसरी टू अचीव दिस पर्पज। तो करिकुलम में वो सारा कंटेंट दिया जाता, वो सारे टीचिंग स्ट्रैटेजीज मेथड दिए जाते हैं, उसके साथ साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस कौन कौन से बच्चों को देने हैं, वो सारी चीज़ें डिफाइन होती है उसमें, बाज़ाब्ता पूरी तय होती है सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये करिकुलम की खासियत होती है। नेक्स्ट, द एजुकेशनल पर्पज ऑफ अ प्रोग्राम। तो एजुकेशनल पर्पज तो होता ही है उसमें,
4 नंबर का द नंबर ऑफ लेसन टू बी टाउट इन द टर्म्स, सिर्फ उसमें आपको सिर्फ लेसन कितने लेसन है एक टर्म में पढ़ाने वाले वो दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर है। और आपको पूछा कौन सा नहीं स्टेट करता, तो आंसर राइट कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साइट वर्ड इज वोकेबलरी आइटम्स, तो साइट वर्ड किसे कहा जाता है वो पूछ रहा है आपसे। दैट इज टू बी लर्न बाय हार्ट, रटना पड़ता है उसको, बाय हार्ट याद करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। दैट हेल्प टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर स्टाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में दैट द रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड द मीनिंगफुल ऑन द साइट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। देखो साइड वर्ड किसको बोलते हैं, साइड वर्ड वो वर्ड होते हैं जो आपको समझने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, जो आपकी आंखों के सामने हमेशा होते हैं, डेली होते हैं, उन्हें साइड वर्ड कहा जाता है। अगर वो वर्ड आपके सामने आए तो वो कभी आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और ये कंटेक्चुअल होते हैं, साइड वर्ड कंटेक्चुअल है, मतलब सब्जेक्टिव है, हर इंसान के साइड वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप लोग टीचर है तो आपके टीचर से रिलेटेड वो सब साइड वर्ड आपके होंगे, जैसे कि चौक, लेसन प्लान, टीचिंग, असेसमेंट, लेसन, स्टूडेंट, प्रेजेंटी, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें आपके साइड वर्ड है, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। या फिर कोई साइंस का टीचर है तो उसको साइंस से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे तो वो उसके साइड वर्ड होंगे, उसे समझने के लिए उसे कभी सोचना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं लॉयर हूँ तो हमारे लॉ से रिलेटेड हमारे साइड वर्ड है जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है, जैसे बेल हो गया, अक्यूज हो गया, जज हो गए, ऑर्डर हो गए, जजमेंट हो गया, तो ये हमारे साइड वर्ड है। तो साइड वर्ड वो होते हैं जो हमेशा हमारे सामने आते हैं, जिसको हमको समझने के लिए सोचना नहीं पड़ता, कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस या थिंकिंग करनी नहीं पड़ती, उसको साइड बोलते हैं। तो वो आंसर ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट, वी यूज रियल ऑब्जेक्ट टू टीच यंग लर्नर न्यू वर्ड बिकॉज, तो हम क्या करते, बहुत सारे छोटे बच्चे रहे ना, उन्हें नए अल्फाज सिखाते समय क्या करते, रियल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए। तो वो उसका रीजन पूछ रहा क्यों। पहला, वी कैन टीच वोकेबलरी ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट के जरिए वोकेबलरी सिखा सकते हैं, बिल्कुल गलत है और हमारा ये मकसद है भी नहीं। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन, यंग लर्नर आर नॉट कैपेबल टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, देखो बच्चे अभी छोटे हैं, उनको सिर्फ अल्फाज लिख दूंगा मैं तो वो समझ नहीं पाएंगे, उनको उसके पीछे की जो सोच है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, गहरी बातें हैं, वो समझ में नहीं आती। बच्चों को अभी उतना नॉलेज नहीं है कि वो शब्दों के पीछे की दुनिया को झांक ले, क्योंकि अभी वो छोटे हैं ना, यंग लर्नर बोल रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको परसेप्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग रियल ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं ताकि उन्हें सोचने में आसानी जाए और वो समझ सके। तो ये यही रीजन है उसका और आंसर भी वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस, तो राइटिंग प्रोसेस की कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। ठीक है, मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन, राइटिंग में कुछ लेना देना नहीं है। कैलीग्राफी, राइटिंग, ये राइटिंग की स्टेजेस में से नहीं आता, ये राइटिंग खूबसूरत करने का एक अलग तरीका है, बट ये उसकी स्टेजेस नहीं है, ये टाइप्स हो सकते हैं उसके, राइटिंग का एक अलग टाइप हो सकता है पर ये स्टेजेस नहीं है उसकी। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कोई चीज़ समझना, ये भी नहीं आ सकता। फिर एडिटिंग रह गया। देखो राइटिंग के जो स्टेजेस है मैं लिखता हूँ, पहले सबसे पहले आता है ब्रेन स्ट्रोमिंग। यहाँ पर आप क्या करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में या जिस भी आइडिया के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में गहराई से सोचते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग, ये पहली स्टेज है। उसके बाद में दूसरी स्टेज आती है आपकी यहाँ पर ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्टिंग बोलते हैं जिसको, ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर टॉपिक या कंसेप्ट का पूरा ड्राफ्ट बनाया जाता है कि स्टार्ट में क्या रहेगा, एंड में क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, सारा ड्राफ्ट हमें रेडी होता है। फिर 3 नंबर पे आता है एक्चुअल राइटिंग। फिर यहाँ पर आप लिखते हैं। 4 नंबर पे आता है इसमें राइटिंग में आता है एडिटिंग, इसका दूसरा नाम और एक जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, ये भी उसकी स्टेज है। आखिरी में आता फिर पब्लिकेशन, 5 नंबर पे आता पब्लिकेशन। तो ये सब राइटिंग की स्टेजेस है, याद रखिए, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है। नेक्स्ट, द गुड इंट्रोडक्शन इज टू टेक्स्ट शुड बी,
आप जो भी टेक्स्ट पढ़ा रहे हो उसके लिए गुड अच्छा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, पूछ रहा हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, डिटेल एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन करना है, डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अभी, अभी तो शुरुआत करनी है। ब्लॉकिंग द स्टूडेंट्स एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट बाय द मीन्स ऑफ क्वेश्चन, बच्चों को सवाल पूछ के वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो ब्लॉक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट एंड पॉइंट, देखो ये सब बातें जरूरी नहीं, दूसरी बात है। टेलिंग द स्टूडेंट एनीथिंग दैट दे कैन फाइंड आउट फॉर देमसेल्फ बाय रीडिंग द टेक्स्ट, बच्चों को कुछ ढूंढने लगा उसमें, बच्चे बराबर एकदम ढूंढने लगेंगे, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, उनका पूरा कंसंट्रेशन उधर चल जाएगा उस चीज़ को ढूंढने में, तो इसलिए ये बेहतर इंट्रोडक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्कैनिंग मीन्स डर्टिंग ओवर मच ऑफ द टेक्स्ट टू सर्च फॉर, देखो स्कैनिंग क्या है पूछ रहा हूँ सीधा सीधा कि स्कैनिंग किसे बोलते हैं। तो स्कैनिंग क्या रहता है यहाँ पर, स्कैनिंग में दो चीज़ें याद रखना, एक तो सर्च लिखा हुआ रहेगा, सर्च या फिर फाइंड, फाइंड करना है। तो एक तो सर्च करना है या फाइंड करना है, क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ढूंढनी है ना, बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए हम लोग स्कैनिंग करते हैं। बिल्कुल टेक्स्ट को रीड नहीं करते, वो जो चाहिए उसको स्कैन करते हैं और उतना ढूंढते हैं और कहानी खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। तो डिफिकल्टी वर्ड ऐसा कुछ नहीं है। द स्पेसिफिक आइटम एंड पीस ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर, देखो एक और नया अल्फाज याद रखो, डिस्कवर, सर्च, फाइंड और डिस्कवर, ये याद रखना, एग्जाम में काम आएगा, बाकी कोई चीज़ें नहीं है। तो ये थे 15 क्वेश्चन, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, और भी हम लोग डेली एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम डेली करते रहेंगे, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और ये शेयर भी कीजिए इसे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।